बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये क्लास 9 आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन वी किक अ स्टोन, जब हम किसी स्टोन को ज़रब लगाते हैं, वी गेट हर्ट, तो हमें तकलीफ़ महसूस होती है। दिस इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है। तो अगर हम इसको देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ इसको एक्सप्लेन करता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में तो मुसावी होता है लेकिन सीमित में उसके मुखालिफ होता है। तो जब हम स्टोन को किक लगा रहे होते हैं, ज़रब लगा रहे होते हैं, तो हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं और जो हमें तकलीफ़ महसूस होती है वो हमारे ऊपर जो स्टोन होता है वो रिएक्शन जो है लगा रहा होता है, रिएक्शन की फ़ोर्स लगा रहा होता है। तो इस वजह से हमें तकलीफ़ महसूस होती है। तो इस वजह से वी गेट हर्ट, हमें क्यों तकलीफ़ महसूस होती है, यानी वो हम पर रिएक्शन की फ़ोर्स लगाता है, इस वजह से हमें तकलीफ़ महसूस होती है। तो हम जो है रिएक्शन वाले ऑप्शन को जो है वो टिक लगा देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल, एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन को जारी रखता है, हरकत को जारी रखता है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, अनटिल, जब तक। तो अगर हम इसका देखें तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, जब तक जो है उस पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती है तब तक कोई भी जिस्म जो होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपनी मोशन को जारी रखता है। क्योंकि अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी तो फिर ही एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट हो सकेगा। तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो इस वजह से हमारे पास द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स, तो हमने बताना है कौन सी नॉन कंटैक्ट फोर्स है। तो अगर हम देखें फ्रिक्शन को, एयर रेजिस्टेंस को, टेंशन इन स्ट्रिंग को, तो ये हमारे पास कंटैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल में आ जाती हैं। जबकि जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्जेस के माबैन पाई जाती है, यानी अट्रैक्शन की फ़ोर्स या रिपल्शन की जो फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और जो कि फासले से अमल कर सकती है। जबकि ये जो फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन इन स्ट्रिंग है, ये सारी जो है इनके अंदर डायरेक्ट कंटैक्ट होता है आपस में सरफेस का, तो इस वजह से ये वाली फोर्सेस अमल करती हैं। जबकि नॉन कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है फासले पे अमल कर सकती है। तो इस वजह से हमारे पास नॉन कंटैक्ट फोर्सेस वाला जो है ऑप्शन, ये वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अ बाल विद इनिशियल मोमेंटम p, एक बाल है उसका मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम p है, हिट्स सॉलिड वाल, वो एक ठोस दीवार के साथ जाके टकराता है, एंड बाउंसेस बैक, उसके बाद वापस आ जाता है, विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो जाकर टकराया था उसी वेलोसिटी के साथ जो है वो वापस आ जाता है। इट्स मोमेंटम p डैश आफ्टर कोलिजन विल बी, अगर टकराने से पहले उसका मोमेंटम p था, टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो जाएगा p डैश, तो वो कहता है आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद जो है उसके मोमेंटम के लिए कौन सा रिलेशन यहाँ से करेक्ट होगा। तो अगर हम देखें तो जो टकराने से पहले उसका मोमेंटम होगा, क्योंकि वो बाल जो है टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाता है, वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी टकराने से पहले वेलोसिटी v होगी तो रिवर्स होने की वजह से, डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से उसकी वेलोसिटी अब -v हो जाएगी, यानी टकराने से पहले अगर v है तो फिर बाद में हो जाएगी आफ्टर कोलिजन जो है -v हो जाएगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। तो इसको अगर हम देखें तो अगर टकराने से पहले बाल की वेलोसिटी है, जैसे ये दीवार है मिसाल के तौर पे, और ये बॉल जो है वो जाके टकराता है दीवार के साथ, इसका मास जो था m था, तो जब जाके टकराएगा अगर उसकी वेलोसिटी पहले जो है टकराने से पहले v थी, तो जब ये टकरा के वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, अगर प्लस की v थी टकराने से पहले तो अब ये माइनस का v हो जाएगा। माइनस का v क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। तो आपको पता है जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है, यानी p = mv। तो इसका मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा टकराने से पहले mv, और टकराने के बाद हमारे पास क्योंकि ये -v है तो ये हमारे पास आ जाएगा -mv, जिसको अगर हम p की फॉर्म में लिखेंगे तो -p बन जाएगा। तो इसका मतलब है टकराने से पहले उसका मोमेंटम था p और टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो गया -p। तो इस वजह से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम होता है वो भी यही बताता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम p के अंदर -p को प्लस करें तो
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, p माइनस पी, तो हमारे पास वो जो है इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, तो टकराने से पहले उसका मोमेंटम p होगा और टकराने के बाद माइनस पी होगा, तब ही वो जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो सिफर आएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो माइनस पी वाला है, जिसके अंदर माइनस पी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो है करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इस वजह से हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है माइनस पी वाला जो ऑप्शन है p डैश इज इक्वल टू माइनस पी, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक पार्टिकल है उसका मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ हरकत कर रहा है, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल, वो दूसरे पार्टिकल के साथ जाकर टकराता है ऑफ द सेम मास, और उसका मास भी सेम है, जितना पहले वाले पार्टिकल का मास था, बाद वाले पार्टिकल जिसके साथ वो जाकर टकरा रहा है उसका भी उतना ही मास है एट रेस्ट, लेकिन वो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है यानी साकिन है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलाइजन, तो पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कोलाइजन के बाद, टकराने के बाद क्या होगी, जो पार्टिकल यानी जाके टकरा रहा है उसकी टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हम देखें तो क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो जब मास सेम होता है और दूसरे वाला पार्टिकल अगर रेस्ट के ऊपर होगा, तो जो पहले वाला पार्टिकल होता है वो अपनी सारी जो वेलोसिटी होती है वो उसको मुंतकिल कर देता है, एज अ रिज़ल्ट जो पहले वाला पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो v डैश होता है यानी टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको काउंट करने का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और v1 टकराने से पहले वाली वेलोसिटी। तो m1 भी क्योंकि दोनों का मास सेम है तो m1 की जगह पे भी m पुट कर देंगे और m2 की जगह पे भी m पुट कर देंगे, इन m1 और m2 की जगह पे भी m हम पुट कर देंगे, तो m माइनस m आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा m प्लस m। उसके बाद v1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, m में से जब हम m निकालेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और 0/2m हमारे पास 0 ही होता है, जब वो v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है जो ऑप्शन है 0 वाला ऑप्शन जो है ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्विवेलेंट टू, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट जो है वो थर्ड लॉ न्यूटन का देता है। तो इस वजह से हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 5 kg मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ए कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट फॉर 5 सेकंड, फिर उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगती है 5 सेकंड के लिए ऑन दी ऑब्जेक्ट एंड गिव इट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो जो कांस्टेंट फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, अब उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो हमने बताना है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से उसकी जो है वेलोसिटी रिवर्स हो गई है और 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मास हमें गिवन था 5 kg, तो हमने यहाँ पे 5 kg पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जिसमें उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो इस वजह से साथ में माइनस भी पुट करेंगे, -2 ms -1 जो है हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। और कितने जो है वो टाइम के लिए फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, तो वो 5 सेकंड गिवन था। अब हमने फोर्स को फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होगा चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हम इसको लिख सकते हैं PF माइनस PI, यानी फाइनल मोमेंटम में से जब इनिशियल मोमेंटम हम निकालते हैं, PF से मुराद फाइनल मोमेंटम है और PI से मुराद इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल में से जब इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया जाता है और T था हमारे पास, तो ये हमारे पास T आ गया, तो इसको हम फाइनल में से जब इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, और PF हमारे पास होगा MVF के इक्वल और PI होगा MVI के इक्वल, और T जो था साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब M इनमें से हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं और M की वैल्यू है 5, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इनटू VF की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे, और VI की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड और दरमियान में फार्मूले का माइनस भी है तो -10 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5 को हम 5 के साथ कैंसिल कर देंगे, -2 और -10 हमारे पास माइनस का 12 न्यूटन आ जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास जो -12 न्यूटन वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक लार्ज फोर्स है और छोटे से लम्हे के लिए
बहुत मुख्तसर लम्हे के लिए अमल कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो लार्ज फोर्स है शॉर्ट इंटरवल के लिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है तो हमारे पास इम्पल्स की डेफिनेशन ये होती है कि इम्पल्स क्या होती है, फोर्स और टाइम के फोर्स और टाइम को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास इम्पल्स आ जाती है। तो इसका मतलब इम्पल्स जो होती है फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है तब आती है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम वाला जो है हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है अ लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेसेस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट होता है हमारे पास, लुब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देता है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देता है। कोई भी जो हमारे पास जो सरफेसेस होती हैं जिनमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, उनमें जब लुब्रिकेंट यानी ऑयल या ग्रीस वगैरह जो हमारे पास होते हैं ये लुब्रिकेंट होते हैं, जब वो लगाए जाते हैं तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट को वो रोक देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। इज़ यूजली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस, जो है लुब्रिकेंट को टू सरफेसेस के दरमियान में लगाया जाता है टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये असल में लुब्रिकेंट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ द सरफेसेस, क्योंकि ये उन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो है राब्ता हो रहा होता है उसको ख़त्म कर देता है। दरमियान में लुब्रिकेंट की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से रगड़ कम हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास जो है प्रिवेंट्स डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ सरफेसेस वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।